रोमल शाह हॉरर वाईटी चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज अनुज नाम के एक ट्रैवल ब्लॉगर की हॉरर स्टोरी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया, नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रियल हॉरर पैरानॉर्मल डरावनी कहानियों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए अनुज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम अनुज है। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। मेरे YouTube चैनल का नाम है सपनों की पहाड़ी। मुझे दुनिया के वीरान, खूबसूरत और रहस्यमयी जगहों को खोजना और उनकी वीडियोस बनाकर लोगों तक पहुंचाना बहुत पसंद है। मेरे लिए ये सब एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक जुनून है, एक पैशन है। पर आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे जुनून का वो पल है जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल कर रख दी। ये कहानी है उस भूल भुलैया जंगल की जो आज भी मेरी रातों की नींद उड़ाता है। ये कहानी है जंगल के छलावे की। ये सब कुछ शुरू हुआ था एक ईमेल से। एक व्यूअर ने मुझे एक जगह के बारे में लिखा था, भानपुर का अंधेरा जंगल। उसने लिखा था कि वो जंगल उत्तराखंड के गहरे इलाकों में पड़ता है और वहाँ ना तो कोई पहुँच सकता है और अगर कोई पहुँच गया भी तो लौट कर नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि लोग वहाँ गुम हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि वो जंगल खुद ही एक चलता फिरता जंगल है। लोगों का मानना है कि वो जंगल लोगों को अपनी तरफ खींचता है, उन्हें अपने अंदर समेट लेता है और फिर कभी छोड़ता नहीं। मैंने उसे जवाब दिया, शुक्रिया कहा और थोड़ी रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि भानपुर का जंगल एक सच्ची जगह है, लेकिन स्थानीय लोग उसे जीवित जंगल या चालाक जंगल के नाम से जानते हैं। अगर स्थानीय लोगों को उस जंगल के बारे में कहा जाए या पूछा जाए तो वो डर ही जाते हैं। कभी भी किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में वहाँ कोई मौत दर्ज नहीं होती, लेकिन अंदाज़न कई कहानियों से ऐसा पता लगता है कि कई सारे लोग जो वहाँ पर गए वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आए। वो लापता हो गए। उनमें से कुछ एक्सपीरियंस्ड ट्रैकर्स थे, कुछ शिकारी थे और कुछ बस वो लोग थे जो रास्ते में भटक गए थे। ये सब सुनकर मेरा जोश वहाँ जाने के लिए और भड़क उठा। मेरा दिमाग मुझे समझा रहा था कि ये सब केवल अफवाहें हैं, लोकल सुपरस्टिशन है, लेकिन मेरा दिल वो ये कहता था कि यही वो परफेक्ट जगह है जहाँ से मैं दुनिया को कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग दिखा सकता हूँ। मैं एक ऐसी वीडियो बनाकर दुनिया को दिखा सकता हूँ जिसमें मैं इन अफवाहों की असलियत को दिखा सकता हूँ। मेरा प्लान था कि मैं उस जंगल में जाऊँगा, वहाँ की खूबसूरत तस्वीरें लूँगा, रात को कैंप लगाऊँगा और ये प्रूव करूँगा कि ये सब कुछ मोह माया है, अफवाह है। मैंने अपने दो दोस्तों को इस ट्रिप के लिए इनवाइट किया। पहला था रोहन, मेरे कॉलेज का दोस्त जो एक फ़ोटोग्राफ़र है और एडवेंचर के लिए हमेशा तैयार रहता है। दूसरा था विवेक जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और थोड़ा शांत स्वभाव का था, लेकिन उसके अंदर भी कुछ नया करने की चाहत थी, बिल्कुल मेरी तरह। दोनों ने ही मेरा प्रपोज़ल बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। फिर हमने प्लानिंग शुरू कर दी। हमें पता था कि ये कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं है, इसलिए हमने अपना सारा गियर डबल चेक किया। टेंट, स्लीपिंग बैग्स, पर्याप्त खाना पीना, फर्स्ट एड किट, सैटेलाइट फ़ोन और बैटरी से चलने वाले पावर बैंक्स। मैंने अपना कैमरा
गोप्रो, सब कुछ पैक कर लिया। हम 3 दिन के ट्रिप का प्लान बनाकर निकल पड़े। गाड़ी से जाने का सफ़र लगभग 2 दिन का था। आखिरी शहर जिससे होकर हमें गुजरना था वो था धौलाधार, एक छोटा सा कस्बा जो पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ था। यहीं से भानपुर जंगल का ट्रेल शुरू होता था। हमने धौलाधार में ही अपनी आखिरी रात बिताने का फैसला किया। सुबह ताज़ा दिमाग से जंगल की तरफ रवाना होना था। धौलाधार पहुंचते ही एक अजीब सा सन्नाटा हमें घेरने लगा। कस्बे के लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कोई बोझ उनके कंधों पर हो। हमने एक छोटी सी होटल ली और अपना सामान रखकर बाहर निकले, कुछ खाने की तलाश में। एक छोटी सी दुकान पर हम लोग रुके, जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने हमें देखा और उसकी भौहें तन गईं। कहाँ जा रहे हो बेटा? उसने आवाज़ लगाई। मैंने कहा, अंकल, हम ट्रैकिंग करने जा रहे हैं भानपुर के जंगल की तरफ। उस बूढ़े की आंखों में एक डर साफ दिखाई दिया। उसने सिर हिलाया। मत जाओ वहाँ, वो जगह तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए नहीं है। रोहन हंस दिया। अरे अंकल, ये सब तो बस कहानियाँ हैं ना, हम तो बस कुछ तस्वीरें लेकर वापस आ जाएंगे। बूढ़े ने गंभीर होकर कहा, बेटा, ये कोई कहानी नहीं है। वो जंगल असलियत में एक जिंदा जंगल है। वो जंगल सुनता भी है, देखता भी है। वो तुम्हें अंदर बुलाता है, अपनी खूबसूरती से लुभाता है और फिर तुम्हें वो दिखाता है जो तुम सच्चाई समझते हो। वो खेलता है तुम्हारे दिमाग से। वो जंगल जंगल नहीं बल्कि एक छलावा है, एक भयंकर छलावा। जो कोई भी उसके छलावे में फंस गया वो कभी वापस नहीं आया। विवेक, जो आम तौर पर चुप रहता था, बोल पड़ा, छलावा? कैसा छलावा? वो जंगल तुम्हें वो दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। बूढ़े ने समझाया। अगर तुम रास्ता भटक गए और तुम्हें अपने भाई की याद आ रही है तो वो तुम्हें तुम्हारा भाई दिखाएगा, जंगल में तुम्हें आवाज़ें देता हुआ, वो भी तुम्हारी भाई की आवाज़। अगर तुम्हें खजाने का लालच है तो वो तुम्हें चमकती हुई चीज़ें दिखाएगा, और जब तुम उसकी तरफ भागोगे तब वो तुम्हें अपने गहरे अंधेरे में खींच लेगा। फिर तुम्हारा कभी भी कोई पता नहीं चलेगा। लोग कहते हैं कि वो जंगल बड़ा भूखा है और उसकी भूख इंसानों की आत्माओं से शांत होती है। मैंने उसकी बातों को गंभीरता से लेने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर का एक साइंटिस्ट इसे मानने को तैयार नहीं था। हालांकि मैं कोई साइंटिस्ट तो नहीं, पर फिर भी उस टाइम पे वैसा ही व्यवहार कर रहा था। मैंने बूढ़े को समझाया, अंकल, शायद लोग सिर्फ जंगल में भटक जाते होंगे, दिशा खो देते होंगे, ऐसा हो सकता है ना? बूढ़े ने एक लंबी सांस ली। तुम जाओ बेटा, मैंने तुम्हें मना किया। अगर जाना ही है तो इस मंदिर के प्रसाद को अपने साथ ले जाओ। उसने अपनी दुकान से कुछ फूल और एक छोटी सी लाल कलावत निकाल कर हमें दी। और एक बात हमेशा याद रखना, उस जंगल में जो भी दिखे, जो भी सुनाई दे, उस पर विश्वास मत करना। विश्वास तो सिर्फ अपने दिल की आवाज़ पर ही करना, और रात होने से पहले वहाँ से किसी भी हालत में बस निकल आना। हमने उसकी बात को अनसुना कर दिया। हालांकि मैंने वो फूल और कलावत अपने बैग में रख ली, शायद एक सुरक्षा कवच की तरह। उस रात होटल में हम तीनों में एक अजीब सी बेचैनी थी। बूढ़े की बातें हमारे दिमाग में गूंज रही थीं, पर हमने एक दूसरे को हिम्मत दी। हमने तय किया कि हम सिर्फ एक दिन के लिए जंगल के किनारे तक जाएंगे,
कैंप लगाएंगे और अगली सुबह वापस आ जाएंगे। कोई रिस्क नहीं लेंगे। अगली सुबह हमने अपना भारी भरकम बैकपैक उठाया और जंगल के ट्रेल पर चल पड़े। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत खूबसूरत था। ऊंचे ऊंचे पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट, ताज़ी हवा। मैं अपना कैमरा चलाकर ब्लॉग बना रहा था। दोस्तों, आप लोगों का भानपुर के अंधेरे जंगल के नाम से मशहूर इस जंगल में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कोई अंधेरा नहीं है, बल्कि प्रकृति की सुंदरता ही सुंदरता है। लोकल लोग इसके बारे में कई किस्से सुनाते हैं, लेकिन हम आज आपके सामने इसकी सच्चाई लेकर आएंगे, वगैरह वगैरह। मैं ये सब ब्लॉग के लिए बोल रहा था। कुछ घंटे चलने के बाद जंगल घना होता चला गया। ऊपर की पत्तियां इतनी घनी हो गईं कि सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हल्का हल्का अंधेरा सा छाने लगा। हवा का तापमान भी अचानक गिर गया। चिड़ियों की आवाजें भी कम होती चली गईं, जैसे कोई उन्हें दबा रहा हो। एक अजीब सा सन्नाटा हमारे चारों तरफ फैलने लगा। यार, यहाँ तो बहुत शांति है, रोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक घबराहट सी थी। हाँ, विवेक बोला, बहुत ज़्यादा शांति। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने हंसने की कोशिश की। अरे यार, तुम लोग उस बूढ़े की बातों से प्रभावित हो रहे हो। ये सब तो जंगल का नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी महसूस कर पा रहा था कि ये जंगल बाकी जंगलों से बहुत अलग है। यहाँ की हवा में एक तरह का भारीपन था, जैसे कोई दुख इस जगह में समाया हुआ हो। हमने आगे बढ़ना जारी रखा। हमारा प्लान था कि जंगल के अंदर एक छोटी सी नदी तक पहुंचेंगे, जिसका जिक्र मैप में था, और वहीं पर कैंप लगाएंगे। दोपहर तक हमें वो नदी दिखाई दी, पर वो नदी भी बहुत अजीब थी। उसका पानी एकदम काला था, जैसे कोई शाही बह रही हो। और सबसे अजीब बात ये थी कि उसके बहाव की आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं। पानी बह रहा था, लेकिन शांति से, जैसे कोई रेंग रहा हो। यार, ये नदी, रोहन ने अपना कैमरा नदी की तरफ करते हुए कहा, और इसका पानी शायद नीचे कीचड़ है, मैंने कहा। लेकिन मेरी आवाज़ में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। हमने नदी के किनारे एक साफ सुथरी जगह देखी और वहीं पर अपना टेंट लगाने का फैसला किया। काम शुरू करते समय विवेक अचानक रुक गया। सुनो, उसने कहा, वो भी अपना कान तानते हुए। हम सब खामोश हो गए। दूर से बहुत हल्की सी एक आवाज़ आ रही थी, ऐसी आवाज़ जैसे कोई रो रहा हो, एक बच्चे के रोने जैसी आवाज़। क्या है वो? रोहन ने फुसफुसाते हुए पूछा। शायद कोई जानवर, मैंने कहा, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो आवाज़ एकदम इंसानी लग रही थी। आवाज़ फिर आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा रोता है जब उसकी माँ नहीं होती। वो आवाज़ बढ़ रही थी हमारी तरफ। हम सब की सांसें थम सी गई। बूढ़े की बात याद आ रही। वो जंगल तुम्हें वो दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। मैंने अपने आप को संभाला। नहीं, मैंने ज़ोर से कहा, ये कोई जानवर ही होगा, हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन रोहन, जिसकी एक छोटी बहन थी और जो बच्चों से बहुत प्यार करता था, वो आवाज़ की तरफ खींचता चला गया। पर अगर कोई बच्चा भटक गया है तो हमें मदद करनी चाहिए। रोहन, रुक, मैंने चिल्लाकर कहा, लेकिन वो पहले ही झाड़ियों की तरफ भाग चुका था। विवेक और मैं एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और फिर रोहन के पीछे भागे। रोहन झाड़ियों के पार जा चुका था और एक छोटे से खुले मैदान में खड़ा था। वहाँ कोई बच्चा था ही नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी थी। कहाँ गया?
रोहन ने हैरानी से कहा। मैंने साफ सुना था, वो आवाज यहीं से आ रही थी। तभी वो रोने की आवाज फिर से आई। अब वो हमारे पीछे की तरफ से आ रही थी, ठीक उसी जगह से जहां हमने अपना कैंप लगाना शुरू किया था। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ये नामुमकिन था। आवाज एक पल में इधर, दूसरे ही पल में उधर। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे कोई हमारे साथ खेल खेल रहा हो। चलो वापस चलते हैं, विवेक ने डरी हुई आवाज में कहा। मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही। हम तीनों वापस अपने कैंप की तरफ भागे। जब हम वहां पहुंचे तो हमारा सामान वैसे ही पड़ा था जैसे हमने छोड़ा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए फूलों की महक आती है। वो रोने की आवाज अब बिल्कुल बंद हो गई थी। जंगल में फिर से वही भयानक सन्नाटा छा गया था। शाम होने वाली थी। अंधेरा तेजी से घिर रहा था। हमने जल्दी जल्दी में अपना टेंट लगाया और अंदर घुस गए। हमने तय किया कि बारी बारी से जाएंगे और पहरा देंगे। मैं पहली पाली लेने को तैयार हो गया। बाहर अंधेरा पूरी तरह से छा गया था। इतना घना अंधेरा कि मैं अपने हाथ को भी आंखों के सामने नहीं देख सकता था। टॉर्च की रोशनी भी बस कुछ फीट तक ही जाती थी। उसके आगे सिर्फ एक काला पर्दा सा था। और फिर आधी रात को वो आवाज फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार रोने की आवाज नहीं थी। इस बार ये आवाज थी हल्की सी पायल की झंझनाहट की, और एक महिला की मधुर आवाज जो गा रही थी, सो जा बेटा सो जा रे, जंगल की रानी तेरे सपने सजा दे। वो आवाज इतनी मधुर, इतनी शांतिदायक थी कि सुनने वाला उसकी तरफ खींचा चला जाए। मैंने टेंट का जिपर थोड़ा सा खोला और बाहर झांक कर देखा। दूर जंगल के अंधेरे में एक हल्की सी सुनहरी रोशनी दिखाई दी, और उस रोशनी में एक औरत की परछाई दिखी जो झूले जैसी किसी चीज को हिला रही थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं जानता था कि यह सच नहीं हो सकता। यहाँ इस जंगल में कोई औरत कैसे आ सकती है? ये वही छलावा था जिसके बारे में बूढ़े ने बताया था। लेकिन फिर भी वो आवाज़, वो रोशनी इतनी असली लग रही थी। मैंने अपने आप को रोका। मैंने जिपर बंद किया और वापस अंदर आ गया। मैंने विवेक और रोहन को जगाया। दोनों की आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। तुमने सुना? रोहन ने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, मैंने कहा, लेकिन हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। ये सब छलावा है। पर जंगल का छलावा अभी शुरू ही हुआ था और हम में से एक उसके जाल में फंसने ही वाला था। वो रात कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। हम में से कोई भी ठीक से नहीं सो पाया था। हर छोटी सी आवाज़, हर पत्ते की सरसराहट हमें चौंका देती थी। वो महिला की आवाज़ और पायल की झंझनाहट लगभग 1 घंटे तक आती रही, और फिर अचानक वो आवाज़ें बंद हो गईं, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। उसके बाद की खामोशी और भी डरावनी थी। सुबह का उजाला जब जंगल में छना तो हमें थोड़ी सी राहत मिली। रात का डर धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। हमने टेंट से बाहर निकलकर अपने आसपास नजर दौड़ाई। सब कुछ वैसा ही था। काली नदी शांत पड़ी थी, पेड़ खामोश खड़े थे। चलो नाश्ता करके वापस चलते हैं, विवेक ने कहा। उसकी आवाज़ में एक जल्दबाजी थी। मैं यहाँ एक पल भी ज़्यादा नहीं रुकना चाहता। रोहन, जो आम तौर पर हमेशा बातूनी रहता था, आज बहुत चुप सा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए थे। हाँ, उसने बस इतना कहा, चलो वापस चलते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मेरा दिल भी यही कह रहा था, लेकिन मेरा दिमाग, मेरा ब्लॉगर वाला दिमाग एक अलग ही बात कह रहा था। मैंने सोचा, अगर हम वापस चले गए तो हमारी ये ट्रिप फेल हो जाएगी। लोग कहेंगे कि हम डर गए। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ एक डरावनी रात का किस्सा है। दोस्तों, मैंने कहा, मैं समझता हूँ कि रात बहुत डरावनी थी, लेकिन सुबह हो गई है, अब कोई खतरा नहीं है। क्या हम थोड़ा और आगे तक नहीं जा सकते? बस कुछ और शॉट्स ले लेते हैं ताकि हमारी वीडियो कंप्लीट हो सके। विवेक ने सख्ती से मना कर दिया। अनुज, नहीं, मैं आगे नहीं जाऊंगा।
ये जगह सही नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ, तुम्हें रुकना है तो रुको। लेकिन रोहन अचानक बोल पड़ा, शायद अनुज सही कह रहा है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उत्सुकता थी। अगर हम वापस चले गए तो हमें खुद पर शर्मिंदगी होगी। हमने इतना सफ़र तय किया है, चलो बस 1 घंटा और हम उस पहाड़ी की चोटी तक चले जाते हैं जो दिखाई दे रही है। वहां से शायद जंगल का नज़ारा और साफ दिखेगा। मैं हैरान था। रोहन, जो कल रात सबसे ज्यादा डरा हुआ था, आज आगे बढ़ने की बात कर रहा था। विवेक अकेला पड़ गया था। उसने हार मान ली। ठीक है, उसने कहा, लेकिन सिर्फ 1 घंटा। उसके बाद चाहे कुछ भी हो, हम वापस लौट चलेंगे। हमने अपना सामान पैक किया और उस छोटी सी पहाड़ी की तरफ चल पड़े जो हमें नदी के पार दिखाई दे रही थी। नदी पार करते समय एक अजीब सी बात हुई। नदी का पानी जो कल काला दिखाई दे रहा था, आज बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी कोई आवाज अब भी नहीं आ रही थी। ये सब देखकर हमें और भी अधिक हैरानी हुई। पहाड़ी की तरफ का रास्ता बहुत ही घना और उलझा हुआ था। झाड़ियां इतनी घनी थीं कि हमें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ रहा था। कुछ देर चलने के बाद रोहन अचानक रुक गया। सुनो, उसने कहा। हमने रुककर सुना। दूर से बहुत हल्की सी संगीत की आवाज़ आ रही थी। वही संगीत जो कल रात हमने सुना था। वही पायल की छन छन और वही महिला की आवाज़, लेकिन आज वो आवाज़ और ज़्यादा साफ और नज़दीक से आती लग रही थी। ये फिर से वही आवाज़ है, विवेक ने डरते हुए कहा। शायद कोई आदिवासी समुदाय यहाँ रहता हो, रोहन ने कहा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चलो, शायद वो लोग हमारी मदद कर सकते हैं। हमें पानी की भी तो ज़रूरत है। हमारे पास पानी की बोतलें खाली हो रही थीं। रोहन की बात में दम लग रहा था। शायद सच में कोई गांव हो। हम आवाज़ की दिशा में चल पड़े। आवाज़ हमें जंगल के और भी गहरे हिस्से में ले जा रही थी। पेड़ इतने घने हो गए थे कि सूरज की रोशनी बिल्कुल भी अंदर नहीं आ पा रही थी। हमें दिन में ही टॉर्च जलानी पड़ी। करीब आधे घंटे तक चलने के बाद हमें एक छोटा सा मैदान दिखाई दिया और उस मैदान में एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के सामने एक औरत पीठ किए हुए बैठी थी और वो लोरी गा रही थी। उसने एक पारंपरिक लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके पैरों में पायल भी थी। वही पायल जिसकी झनझनाहट शायद हम सुन रहे थे। देखो, रोहन ने खुशी से कहा, मैंने कहा था ना कि कोई है यहाँ। विवेक और मैं एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमारे मन में शंका थी, ये औरत यहाँ इस गहरे जंगल में अकेली कर क्या रही थी। रोहन बिना किसी डर के आगे बढ़ गया। नमस्ते, उसने आवाज़ लगाई और औरत ने गाना बंद किया और धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा देखकर हम सब दंग रह गए। वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी और उसके होठों पर थी एक कोमल सी मुस्कान। नमस्ते, उसने मधुर आवाज में कहा। आप लोग यहाँ कैसे? रोहन ने कहा, हम ट्रैकिंग कर रहे हैं और रास्ता भटक गए हैं। क्या आप हमें बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हैं और क्या आप हमें थोड़ा पानी दे सकती हैं? औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बिल्कुल, आप लोग आराम से आइए। मेरा नाम कामिनी है, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। हम झोपड़ी के अंदर गए। अंदर बहुत साफ सुथरा था। एक चारपाई पड़ी थी और एक छोटा सा चूल्हा भी था। उस औरत ने हमें पानी के लिए कहा और एक मटका उठाया। जैसे ही उसने मटका उठाया, मैंने देखा कि उसकी कलाई पर एक निशान है, एक अजीब सा निशान, जैसे कोई जंगली बेल उसकी कलाई पर लिपटी हुई हो। उसने हमें पानी दिया। पानी ठंडा और ताज़ा था। पीते ही हमें एक अजीब सी ताजगी महसूस हुई, जैसे सारी थकान एक पल में गायब हो गई हो।
आप अकेली यहाँ रहती हैं? विवेक ने पूछा। उसकी आवाज़ में अब भी शंका थी। कामिनी ने उदास होकर सिर हिलाया। मेरा परिवार, वो चला गया बहुत साल पहले। अब सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन ये जंगल मेरा परिवार है। ये पेड़, ये पक्षी, ये सब मेरे अपने हैं। रोहन उसकी बातों में पूरी तरह से खो चुका था। उसकी नज़रें कामिनी पर टिकी हुई थीं। आप बहुत हिम्मतवान हैं, उसने कहा। कामिनी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें वापस धौलाधार जाना है, मैंने कहा। धौलाधार? उसने अपना सिर तिरछा किया, जैसे वो नाम सुनकर हैरान हो। वो तो बहुत दूर है। आप लोग उल्टी दिशा में आ गए हो। अब तो शाम होने वाली है। रात में जंगल में भटकना ठीक नहीं। क्यों ना आप लोग यहीं रुक जाओ, कल सुबह मैं आपको सही रास्ता दिखा दूंगी। विवेक ने तुरंत मना कर दिया। नहीं धन्यवाद, हम चले जाएंगे। लेकिन रोहन ने विवेक की बात काट दी। क्यों नहीं रुक सकते? कामिनी ने कहा है ना कि रात में जंगल खतरनाक है और हमें आराम की ज़रूरत है। मैं फंस गया था। एक तरफ विवेक का डर था, दूसरी तरफ रोहन का उत्साह था, और खुद मेरे अंदर भी एक लड़ाई चल रही थी। ये औरत कौन थी? क्या हमें उस पर भरोसा करना चाहिए? तभी कामिनी ने कहा, आप लोग डर रहे हो, मैं समझ सकती हूँ। लोग इस जंगल के बारे में अजीब बातें करते हैं, लेकिन चिंता मत करो। जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम सुरक्षित हो। उसकी बातों में एक अजीब सा जादू था, एक शांति थी। विवेक भी मान गया, हालांकि अनिच्छा से। हमने झोपड़ी के बाहर अपना टेंट लगाया। शाम हो गई थी। कामिनी ने हमारे लिए खाना बनाया। जंगली सब्जियों की कोई सब्जी और रोटी। खाना बहुत स्वादिष्ट था। खाते समय रोहन लगातार कामिनी से बातें करता रहा। वो उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। कामिनी ने बताया कि वो यहाँ सालों से रह रही है और जंगल उसकी रक्षा करता है। ये जंगल, ये जिंदा है, कामिनी ने कहा। उसकी आंखों में एक चमक सी थी। ये उन लोगों की रक्षा करता है जो इससे प्यार करते हैं, और उन लोगों को दंड देता है जो इसका अपमान करते हैं। दंड? मैंने पूछा। हाँ, उसने कहा। ये जंगल लोगों के दिमाग में घुसकर उनकी सबसे गहरी इच्छाएं, उनके सबसे गहरे डर को बाहर निकालता है, और फिर उन्हें वही दिखाता है। जो लोग लालची होते हैं वो खजाने देखते हैं और उसकी तलाश में जंगल के गहरे अंधेरे में खो जाते हैं। जो लोग डरपोक होते हैं वो अपने सबसे बड़े डर को सच होता देखते हैं और पागल हो जाते हैं। और जो लोग अकेलेपन से डरते हैं, उसने रोहन की तरफ देखकर ये कहा, वो उस चीज़ को देखते हैं जो उनके अकेलेपन को दूर कर सके। रोहन की आंखें चमक उठीं। तो तुम कह रही हो कि ये जंगल ये सब कुछ बना सकता है, जो हम चाहते हैं वो दिखा सकता है? कामिनी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये सब छलावा होगा, असली नहीं। जो कुछ भी इस छलावे में फंस जाता है वो हमेशा के लिए जंगल का हिस्सा बन जाता है। विवेक ने डरते हुए पूछा, हिस्सा? वो कैसे? कामिनी ने कहा, उसकी आत्मा जंगल की आत्मा में विलीन हो जाती है, और फिर जंगल उस आत्मा का इस्तेमाल दूसरों को लुभाने के लिए करता है। जैसे मैंने कल रात एक बच्चे की रोने की आवाज़ निकाली ताकि आप लोग उसकी तरफ खींचे चले आओ। हम सबकी सांसें अटक गईं। मैंने पीछे की तरफ देखा, अपना बैग ढूंढने लगा जिसमें उस बूढ़े दुकानदार ने हमें कलावत दी थी, वो ढूंढने लगा। तुम? रोहन ने हैरानी से कहा। कामिनी की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों की मासूमियत गायब हो गई। उसकी जगह एक खालीपन, एक ठंडक आ गई। उसकी जगह एक खालीपन और एक ठंडक ने ले ली। हाँ,
उसने कहा, मैं भी इस जंगल का एक छलावा हूँ। मैं वो हूँ जो तुम देखना चाहते हो। रोहन, तुम अकेलेपन से डरते हो। तुम्हें एक ऐसी औरत चाहिए जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हारा ध्यान रखे। और तुम अनुज, तुम्हें सफलता चाहिए। तुम्हें एक ऐसी कहानी चाहिए जो तुम्हें मशहूर कर दे। और तुम विवेक, तुम्हें सुरक्षा चाहिए। तुम डर गए हो। वो उठ खड़ी हुई। उसका शरीर हिलता हुआ सा लग रहा था, जैसे कोई धुआं हो। और अब समय आ गया कि तुम सच्चाई देखो। उसने अपने हाथ उठाए और अचानक उसकी झोंपड़ी, वो चारपाई, सब कुछ धुंधला होने लगा। पेड़ों की शक्लें बदलने लगीं। उनकी टहनियाँ हाथों की तरह हमारी तरफ बढ़ने लगी। ज़मीन हिलने लगी। भागो! विवेक चिल्लाया। हम तीनों टेंट की तरफ भागे। पीछे से कामिनी की हंसती हुई आवाज़ आ रही थी। वो चिल्लाई, भागो मत, आओ और अपने सपनों को सच होता देखो। हमने अपने बैकपैक उठाए और जंगल में भागने लगे। पीछे से पेड़ों की टहनियाँ हमारी तरफ बढ़ रही थी, जैसे जिंदा सांप हो। जड़ें जमीन से निकलकर हमारे पैर पकड़ने की कोशिश कर रही थी। हम किस दिशा में भाग रहे थे हमें कुछ भी नहीं पता था। अंधेरा घना होता जा रहा था। हमारी टॉर्च की रोशनी में हमें चारों तरफ विकृत शक्लें दिखाई दे रही थीं। पेड़ों के तनों पर चेहरे बन रहे थे और वो चेहरे हमारी तरफ देखकर हंस रहे थे। रुको! रोहन चिल्लाया, मैं नहीं भाग सकता। वो रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। जहाँ से हम आए थे उसकी आंखों में एक अजीब सी लालसा थी। रोहन, चलो! मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचा। नहीं, उसने कहा, वो सच्चाई नहीं थी। कामिनी, वो अभी भी वही है। मैंने उसकी आंखों में देखा था। वो मुझे प्यार करती है। वो मुझे बचाएगी। वो पागलों की तरह हमें छोड़कर वापस उसी दिशा में भागने लगा जहाँ से हम अभी बच कर आए थे। रोहन! विवेक चिल्लाया, लेकिन वो गायब हो गया। अंधेरे में समा गया। उसकी चीख सुनाई दी और फिर अचानक बंद हो गई। विवेक और मैं स्तब्ध खड़े थे। हमारा एक दोस्त गया, जंगल के छलावे का शिकार हो गया। अब सिर्फ हम दो ही बचे थे और जंगल का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उसने हम में से एक को पकड़ लिया था। अब बारी थी हम दोनों की। रोहन के गायब होने के बाद एक पल के लिए तो लगा जैसे समय ही रुक गया हो। विवेक और मैं वहाँ खड़े खड़े हाँफ रहे थे। हमारे चेहरे पर डर और सदमे का भाव था। पीछे से आती हुई टहनियों की सरसराहट ने हमें होश में लाया। जंगल अभी भी हमारे पीछे पड़ा था और अब ये और भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। भागो अनुज! विवेक ने चीख कर कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचा। हम बिना किसी दिशा के जंगल में भागने लगे। पेड़ हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनकी टहनियाँ हमारे कपड़ों और बैग से टकरा रही थीं। ज़मीन पर पड़ी जड़ें हमारे पैर उलझा रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जहाँ हम खड़े थे वहाँ अब कोई झोंपड़ी नहीं थी, कोई कामिनी नहीं थी। सिर्फ घने काले पेड़ थे जिनकी शाखाएं एक दूसरे में इस तरह उलझी हुई थी जैसे कोई जाल बुना गया हो। हम कब तक भागते रहे पता नहीं। हमारे पैरों में चोट लग गई थी, सांस फूल रही थी। आखिरकार हम एक छोटी सी गुफा के सामने जा पहुँचे। गुफा का मुंह इतना छोटा था कि हमें झुककर अंदर जाना पड़ा। अंदर जाकर हमने सांस ली। बाहर की हवा में अब भी वो डरावनी हंसी और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वो क्या था अनुज? विवेक ने हाँफते हुए पूछा। उसकी आवाज़ लगभग रोने जैसी थी। मैं नहीं जानता, मैंने कहा, वो भी अपना सर हाथों से थामते हुए। लेकिन जो कुछ भी था वो सच था। ये जंगल, ये सचमुच जिंदा है। और रोहन, मेरी आवाज़ रुक गई। हमें उसे ढूंढना होगा, विवेक बोला, लेकिन उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी।
कैसे? मैंने पूछा। वो तो उसके साथ चला गया, उसने छलावे को चुना। हम दोनों चुप हो गए। गुफा के अंदर सिर्फ हमारी हाँफने की आवाज़ें गूंज रही थी। मैंने अपना बैकपैक खोला और पानी की बोतल निकाली। बोतल आधी खाली थी। मैंने विवेक को पानी दिया और खुद एक घूंट पिया। फिर मुझे याद आया बूढ़े दुकानदार की दी हुई वो कलावत। मैंने उसे अपनी जेब से निकाला, लाल धागा और सूखे हुए फूल। विवेक ने उसे देखा। ये क्या है? धौलाधार के उस दुकानदार ने दिया था, मैंने कहा। उसने कहा था कि इससे हमें मदद मिलेगी। विवेक ने उम्मीद भरी नज़रों से कलावत को देखा। क्या ये काम करेगा? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन अब हमारे पास इसके अलावा और कोई उम्मीद नहीं है। मैंने कलावत को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई हमें देख रहा हो और हमारी रक्षा कर रहा हो। शायद बूढ़े की प्रार्थनाओं में कुछ ताकत थी। हमने गुफा में ही रात बिताने का फैसला किया। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था। हमने अपनी टॉर्च बंद कर दी ताकि बैटरी बच सके। अंधेरा इतना घना था कि हम एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। सिर्फ आवाज़ से ही पता चलता था कि हम दोनों साथ हैं। आधी रात को आवाज़ें फिर से शुरू हो गईं, लेकिन इस बार रोहन की आवाज़ थी। अनुज, विवेक, मैं यहाँ हूँ, मदद करो। वो आवाज़ इतनी असली लग रही थी, जैसे रोहन बिल्कुल पास ही हो। विवेक चौंका। अनुज, सुना तुमने? वो रोहन है, वो जिंदा है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं विवेक, ये फिर से छलावा है। रोहन की आवाज़ का इस्तेमाल करके जंगल हमें बाहर निकलने के लिए लुभा रहा है। पर अगर वो सच में जिंदा है तो? विवेक ने रोते हुए कहा। अगर उसे हमारी मदद की ज़रूरत है तो? विवेक, याद रखो जो बूढ़े ने कहा था, मैंने कहा। उस पर विश्वास मत करो। विश्वास सिर्फ अपने दिल पर करो। और मेरा दिल कह रहा है कि ये सब कुछ झूठ है। रोहन की आवाज़ और ज़ोरदार हो गई। दोस्तों, मुझ पर कृपा करो। वो औरत कामिनी, वो एक राक्षस है। उसने मुझे बंदी बना लिया है। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। विवेक कांपने लगा। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं विवेक, हिलना मत। आवाज़ करीब आती गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुफा के बाहर खड़ा होकर बोल रहा हो। अनुज, तुम मेरी मदद नहीं करोगे? क्या तुम्हारे लिए मेरी जान की कोई कीमत नहीं है? मैंने तुम्हारे लिए ही ये ट्रिप ज्वाइन की थी और अब तुम मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दोगे? मेरा दिल टूट रहा था। हर शब्द मेरे दिल में छुरे की तरह घोंप रहा था। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। मैंने कलावत को और ताकत से पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। मैंने दोहराया, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। कुछ देर बाद आवाज़ बदल गई। अब वो रोहन की आवाज़ नहीं थी। अब वो कामिनी की हंसती हुई आवाज़ थी। तुम दोनों बहुत मजबूत हो, लेकिन देखते हैं कब तक टिकते हो। जंगल की भूख अभी शांत नहीं हुई है। और फिर सन्नाटा छा गया। विवेक रोने लगा। मैं यहाँ से बचकर नहीं जा पाऊँगा अनुज। मैं डर गया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। हम दोनों साथ हैं। हम इससे बाहर निकल कर दिखाएंगे। नहीं, उसने सिर हिलाया। तुम्हारे पास तुम्हारा कैमरा है, तुम्हारा मकसद है। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक साधारण आदमी हूँ। मैं इन सब के लिए नहीं बना हूँ। उस रात विवेक ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो बस एक कोने में सिमट कर बैठा रहा। मैं उसे समझ सकता था। डर एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से खोखला कर देती है, और जब आप खोखले हो जाते हो तो जंगल आपके अंदर घुस जाता है। सुबह हुई। गुफा के मुंह से हल्की रोशनी आने लगी। मैंने बाहर झांका। सब कुछ शांत लग रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि ये शांति एक और छलावा हो सकती है। चलो विवेक, मैंने कहा, हमें कोशिश करनी होगी। विवेक ने सिर उठाया। उसकी आंखों में कुछ मरा हुआ सा दिखाई दिया। हाँ, उसने बस इतना ही कहा। हम गुफा से बाहर निकले। हमें पता नहीं था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारा कंपास खराब हो चुका था। सुई बेतरतीबी से घूम रही थी।
हमने सूरज की दिशा देखकर चलने का फैसला किया। पूरब से उगता सूरज हमें पश्चिम की तरफ ले जाएगा और शायद हम जंगल से बाहर निकल जाएंगे। चलते चलते हमें एक ऐसी जगह मिली जो बिल्कुल अलग थी। वहाँ के पेड़ हरे भरे थे, फूल खिले हुए थे और एक छोटा सा झरना बह रहा था। ये सब देखकर हमें राहत मिली। शायद हम जंगल के खतरनाक हिस्से से बाहर आ गए हैं। देखो, विवेक ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ तो बहुत सुंदर जगह है। शायद हम सुरक्षित हैं। मैं भी थोड़ा आश्वस्त हुआ। हमने झरने का पानी पिया और कुछ देर आराम किया। मैंने अपना कैमरा निकाला और इस खूबसूरत जगह की तस्वीरें लेना शुरू किया। शायद अब मेरी वीडियो में कुछ पॉजिटिव दिखाई देगा। तभी विवेक ने कहा, अनुज, कुछ आवाज़ सुन रहा हूँ। मैंने रुककर सुना। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और कुछ लोगों की आवाज़ें। मदद! विवेक चिल्लाया, हम यहाँ हैं, मदद करो। मैंने भी उसके साथ चिल्लाना शुरू किया। आवाज़ें करीब आती गईं। कुछ ही देर में हमें कुछ लोग दिखाई दिए। वो स्थानीय लोग लग रहे थे और उनके साथ कुत्ते थे। उन्होंने हमें देखा और हमारी तरफ दौड़े। तुम लोग ठीक हो? मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ, हम भटक गए थे, हमें बाहर निकालिए। चलो, हमारे साथ चलो। उसमें से एक बूढ़े आदमी ने कहा, हम तुम्हें गांव ले चलते हैं। विवेक खुशी से झूम उठा। आखिरकार हम बच गए। हम उन लोगों के साथ चल पड़े। वो लोग बहुत दोस्ताना लग रहे थे। वो हमसे हमारे अनुभव के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उन्हें रोहन के गायब होने के बारे में बताया। कोई बात नहीं, बूढ़े आदमी ने कहा, हम उसे ढूंढ लेंगे। पहले तुम लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाते हैं। हम करीब 1 घंटा चलते रहे। रास्ते में मैंने देखा कि जंगल फिर से घना होता जा रहा है। सुंदर फूल और झरना अब नहीं दिखाई दे रहे थे। एक अजीब सी आशंका ने मेरे दिल को जकड़ लिया। भैया, मैंने उस बूढ़े से पूछा, अभी गांव कितनी दूर है? बस थोड़ा और, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने अपने हाथ से कलावत को महसूस किया। वो गर्म हो रही थी, जैसे चेतावनी दे रही हो। मैं रुक गया। क्या हुआ? विवेक ने पूछा। मैंने उन लोगों को गौर से देखा। उनके पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रहे थे और उनके पीछे की छाया, उनकी कोई छाया नहीं थी। विवेक, मैं चिल्लाया, ये लोग असली नहीं हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विवेक की आंखों में एक खालीपन था। वो मुस्कुरा रहा था। तुम क्या कह रहे हो अनुज? ये लोग तो हमारी मदद कर रहे हैं। देखो, गांव दिख रहा है। मैंने उस दिशा में देखा जहां विवेक इशारा कर रहा था। वहां पेड़ों के बीच एक खूबसूरत सा गांव दिखाई दे रहा था। धुआं उठ रहा था, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन वो सब एकदम स्थिर था, जैसे कोई पेंटिंग हो। नहीं विवेक, मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। ये सच नहीं है, ये फिर से छलावा है। याद रखो, जंगल तुम्हें वो दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो, और तुम सुरक्षा चाहते हो। विवेक ने मेरा हाथ झटक दिया। तुम गलत हो अनुज। मैंने थक कर हार मान ली थी, लेकिन अब मैं सुरक्षित हूँ। मैं इस गांव में रहूँगा। यहाँ कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। वो उन लोगों के साथ चल पड़ा उस गांव की तरफ, जो सिर्फ एक भ्रम था। विवेक, वापस आओ, मैं चिल्लाया, लेकिन वो नहीं लौटा। वो गांव के दरवाजे तक पहुंचा, मुड़कर देखा और मुस्कुराया, और फिर वो और सब लोग और वो गांव, सब कुछ धुंधला हो गया। गांव हवा में घुल गया। विवेक गायब हो गया। मैं अकेला खड़ा था और मेरे दोस्त गायब हो चुके थे। रोहन और विवेक दोनों जंगल के छलावे का शिकार हो गए थे और अब सिर्फ मैं बचा था। मैंने आंखें बंद कर लीं। आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे। डर और अकेलेपन ने मुझे जकड़ लिया था, लेकिन फिर मैंने अपना हाथ में कलावत को महसूस किया। वो अभी भी गर्म थी। उसने मुझे याद दिलाया कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं हार मान नहीं सकता। मैं अकेला था, लेकिन मुझे लड़ना था, न सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए, बल्कि अपने दोस्तों की याद के लिए भी। मैं इस जंगल से बाहर निकल कर ही रहूँगा
और दुनिया को इसकी सच्चाई बताकर ही रहूँगा। लेकिन जंगल को अभी अपना अंतिम छलावा दिखाना बाकी था, और ये छलावा सबसे व्यक्तिगत और दर्दनाक होने वाला था। विवेक के गायब होने के बाद मैं वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। थकान, डर और दुख ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। मेरे दोनों दोस्त, जिन्हें मैं ही इस मौत के मुंह में लाया था, अब इस जंगल का हिस्सा बन चुके थे। क्या वो मर चुके थे, या फिर उनकी आत्माएं अभी भी इसी जंगल में कहीं भटक रही थीं, हमेशा के लिए इसके छलावे में फंस गई थीं? इन सभी सवालों ने मुझे बहुत ज़्यादा तोड़ दिया। मैं कब तक वहाँ पड़ा रहता पता नहीं। आखिरकार जीने की इच्छा ने मुझे उठाया। मैंने अपना बैकपैक उठाया, जो अब बहुत हल्का लग रहा था, क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीज़ें ख़त्म हो चुकी थीं। बस कैमरा, थोड़ा सा पानी और वो कलावत ही सिर्फ बचे थे। मैं चल पड़ा। अब मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, कोई प्लान नहीं था। मैं बस चलता रहा। सूरज ढलने लगा था और मैं जानता था एक और रात इस जंगल में बिताना मेरे लिए आखिरी रात हो सकती है। जंगल ने मेरे दोस्तों को उनके डर और इच्छाओं के ज़रिए पकड़ लिया था। रोहन को अकेलेपन के डर ने और विवेक को सुरक्षा की चाहत ने। लेकिन मैंने सोचा, मेरे अंदर ऐसी क्या कमज़ोरी है जिसका फ़ायदा जंगल उठा सकता है। शाम ढलते ढलते मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जो मुझे जानी पहचानी सी लगी। ये वही नदी थी जहां हमने अपना पहला कैंप लगाया था, लेकिन अब ये और ज़्यादा डरावनी लग रही थी। नदी का पानी फिर से काला हो गया था। उसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे सड़े हुए मांस की गंध हो। मैंने वहीं एक पेड़ के नीचे बैठने का फैसला किया। रात होने वाली थी। मेरे पास और चलने की ताकत नहीं थी। मैंने कलावत को अपने माथे से लगाया और आंखें बंद कर लीं। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, ईश्वर से, एक शक्ति से, कि मुझे इस जंगल से बचा ले। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, बेटा। मैंने आंखें खोली। सामने नदी के पार मेरी माँ खड़ी थी। मेरी माँ, जो पिछले 5 साल से इस दुनिया में नहीं थी। उनका कैंसर से देहांत हो गया था और यहाँ वो खड़ी थी जैसे कभी गई ही नहीं। उन्होंने वही साड़ी पहन रखी थी जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्यारी थी, और उनके चेहरे पर वही प्यार भरी मुस्कान थी। माँ, मैं फुसफुसाया। मेरी आवाज़ आश्चर्य और दर्द से भरी हुई थी। हाँ बेटा। उनकी आवाज़ वैसी ही मधुर थी। मैं आ गई हूँ। तुम इतने दुखी क्यों हो? आओ मेरे पास, मैं तुम्हें गले लगा लूँ। एक पल के लिए मैं भूल गया कि ये सब कुछ छलावा है। मैं बस इतना चाहता था कि मैं अपनी माँ के पास जाऊँ, उन्हें गले लगाऊं और सब कुछ भूल जाऊं। मेरे पैर उनकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन फिर मेरे हाथ में कलावत में एक तेज़ गर्मी आने लगी, जैसे कोई चिंगारी हो। मैं रुक गया। नहीं नहीं, मैंने अपने आप से कहा, ये सच नहीं है। मेरी माँ, वो तो जा चुकी है। ये जंगल है, ये मेरे सबसे बड़े दर्द का इस्तेमाल कर रहा है। अनुज, क्या हुआ? मेरी माँ की आवाज़ में चिंता थी। तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? आती है, मैंने आंसू भरी आवाज़ में कहा। रोज़ आती है, लेकिन तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ मर चुकी है और तुम सिर्फ एक छलावा हो। उस आकृति का चेहरा बदल गया, मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह एक भयंकर गुस्सा आ गया। तुम अपनी माँ को ऐसे बोलोगे? मैंने तुम्हें जन्म दिया था, पाला पोसा, और आज तुम मुझे मानने से इनकार कर रहे हो। तुम मेरी माँ नहीं हो। मैंने ज़ोर से चिल्लाया। जंगल, तू हार मान ले। तू मुझे और डरा नहीं सकता। उसी वक्त उबलने लगा नदी का काला पानी। उसमें से एक हाथ निकलकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। काले कीचड़ से सना हुआ एक हाथ, और मेरी माँ का रूप धारण किए हुए उस आकृति की आंखें लाल हो गईं। वो आवाज़ चीखी और चीखते हुए बोली, तो फिर अपने दोस्तों को देख लो। नदी के पानी में 2 चेहरे उभरे, रोहन और विवेक के चेहरे।
उनकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। उनके मुंह खुले हुए थे जैसे चीख रहे हों, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो पानी में फंसे हुए थे और वो हाथ उन्हें नीचे खींच रहा था। देखो, वो आकृति चिल्लाई, तुम्हारे दोस्तों की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। अगर तुम उन्हें यहाँ नहीं लाते तो वो सुरक्षित होते। तुम ही उनके हत्यारे हो। ये शब्द मेरे दिल में जहर की तरह घुल गए। गिल्ट, अपराध बोध, ये मेरे सबसे बड़े डर थे। रातों में मैं अक्सर सोचता था कि क्या मैंने अपने फैसलों से किसी को नुकसान पहुंचाया है। अब ये सब कुछ सच होता दिखाई दे रहा था। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। माफ़ करना, मैं रोते हुए बोला। रोहन, विवेक, मुझे माफ़ करना। वो आकृति फिर से मधुर आवाज़ में बोली, आओ आओ और उनके साथ रहो। हम सब एक साथ रहेंगे। तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। मैं उठ खड़ा हुआ। मेरे कदम फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगे। ये आसान रास्ता था, दर्द से भागने का रास्ता, अपराध बोध से छुटकारा पाने का रास्ता। बस आगे बढ़ो और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी मेरे दिमाग में बूढ़े दुकानदार की आवाज़ गूंजी, विश्वास तो सिर्फ अपने दिल की आवाज़ पर ही करना। और मेरा दिल कह रहा था कि मेरी माँ कभी नहीं चाहेंगी कि मैं हार मान लूँ। वो चाहेंगी कि मैं लड़ूं। रोहन और विवेक भी नहीं चाहेंगे कि मैं उनकी तरह इस जंगल में फंस जाऊं। वो चाहेंगे कि मैं बचकर निकलूं और दुनिया को इस जगह के बारे में बताऊं। मैं रुक गया। मैंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और सीधा उस आकृति की आंखों में देखा। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो और मेरे दोस्त वो इस नदी में नहीं है। ये सब तुम्हारा खेल है। मैं तुम्हारे छलावे में नहीं फंसूंगा। मैं जीवन से प्यार करता हूँ और मैं लड़ता रहूँगा। मेरे ये शब्द सुनते ही सब कुछ तेज़ी से बदलने लगा। मेरी माँ का रूप धारण किए हुए आकृति चीखती हुई गायब हो गई। नदी में दिख रहे रोहन और विवेक के चेहरे भी गायब हो गए। काले पानी के हाथ वापस सिकुड़ गए और फिर जंगल ने एक आखिरी कोशिश की। चारों तरफ से हजारों आवाज़ें गूंजने लगीं, रोहन की, विवेक की, मेरी माँ की और अनजान लोगों की। वो सब चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, हंस रहे थे। पेड़ तेज़ी से हिलने लगे जैसे तूफान आ गया हो। ज़मीन दरकने लगी। मैंने अपने कान बंद कर लिए और आंखें बंद कर ली। मैंने कलावत को अपने सीने से लगा लिया और एक ही बात दोहराता रहा, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली। जंगल गायब हो चुका था। मैं एक खुले मैदान में खड़ा था। सामने कुछ ही दूरी पर धौलाधार का कस्बा दिखाई दे रहा था। सुबह का सूरज निकल रहा था। मैं समझ गया, जंगल ने मुझे जाने दिया था। शायद मेरी हिम्मत और मेरे विश्वास ने उसे हरा दिया था, या शायद उसने महसूस किया कि मैं उसके किसी भी छलावे में नहीं फंसूंगा। मैं धीरे धीरे कस्बे की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचता गया, मुझे लोग दिखाई देने लगे। वो मुझे देखकर हैरान थे। शायद वो किसी ऐसे इंसान को देखकर हैरान थे जो भानपुर के जंगल से जिंदा लौटा हो। मैं सीधा उसी दुकान पर गया जहां बूढ़ा दुकानदार बैठा था। वो मुझे देखते ही उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आश्चर्य और राहत थी। तुम लौट आए, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया। मैं बोल नहीं पा रहा था। मैंने वो कलावत उसे वापस की। उसने कलावत ले ली और मेरे सिर पर हाथ रख दिया। भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटा, तुम बहुत मजबूत हो। मैंने उसे सब कुछ बताया, रोहन और विवेक के बारे में, कामिनी के बारे में, नदी के बारे में और आखिरी छलावे के बारे में। उसने उदास होकर सिर हिलाया। जंगल ने तुम्हें इसलिए जाने दिया क्योंकि तुमने उसके सामने घुटने नहीं टेके। तुमने अपने डर पर काबू पा लिया। लेकिन तुम्हारे दोस्त, वो शायद ही कभी लौट पाएं। मैं वहीं ढह गया। स्थानीय लोगों ने मेरी मदद की।
उन्होंने मुझे खाना दिया, पानी दिया और एक जगह आराम करने को दी। उन्होंने जंगल में एक सर्च पार्टी भेजी, लेकिन रोहन और विवेक का कोई अता पता नहीं चला। वो गायब ही रहे। कुछ दिन बाद मैं वापस अपने शहर लौट आया, लेकिन मैं अब वो अनुज नहीं रहा जो जंगल गया था। मेरे अंदर का वो बेताब, जोखिम लेने वाला ब्लॉगर अब मर चुका था। उसकी जगह एक ऐसा इंसान आ गया था जो जानता था कि इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें भुला देना ही बेहतर है। मैंने अपना यूट्यूब चैनल ही डिलीट कर दिया। मैं अब ट्रैवल ब्लॉगिंग नहीं करता। मैंने रोहन और विवेक के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सच्चाई बताई। वो सुनकर टूट गए। उनका दर्द आज भी मेरे सीने में एक ज़ख्म की तरह है। लेकिन मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी, कैमरा। मैं अब भी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अब मेरे विषय अलग हैं। मैं उन लोगों की कहानियाँ बताता हूँ जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। मैं लोगों को उन खतरनाक जगहों के बारे में चेतावनी देता हूँ जहाँ इंसान का कोई वश नहीं चलता। और आज जब मैं ये कहानी सबके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ भानपुर का जंगल अभी भी वही है और अगले शिकार का इंतज़ार कर रहा है। और कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे लगता है कि मैं दूर से वो आवाज़ सुन रहा हूँ, पायल की छन छन, किसी बच्चे के रोने की आवाज़ वगैरह। तो दोस्तों, ये कहानी यही ख़त्म होती है। मैं आपसे मिलूँगी अगले शुक्रवार की रात को एक नई कहानी या कुछ कहानियाँ लेकर। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। रखिए अपना खूब सारा ख्याल। जय माता की।